एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए भारत के नागरिकों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों को कनाडा से मां अन्नपूर्णा की 100 साल पुरानी प्रतिमा वापस आने की बात बताई। प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षित करने और विदेश से वापस लाने के प्रयासों के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी की लंगर की परंपरा की बात साझा करते हुए कोरोना काल में सिखों द्वारा किए जा रहे जनसेवा की सराहना की। 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। भारत में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की मुझ पर विशेष कृपा रही है। उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्य में बहुत करीब से जोड़ा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर देश और विदेश के नागरिकों से अपने विचार साझा किए। कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन पर शिवसेना और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो देश के किसान नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हों। उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है, ये किसानों का अपमान है। आगे शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसे देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जैसे इस देश के हैं ही नहीं। उनके साथ आतंकवादियों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सिख हैं जो पंजाब और हरियाणा से आए हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन रविवार को भी जारी है। चीन के साथ तनाव की स्थिति के मद्देनजर भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं चाहता है। भारत शांति बनाए रखने में विश्वास रखता है और शांति की राह पर ही आगे बढ़ता है, लेकिन अगर देश के स्वाभिमान और सुरक्षा पर कोई बात आई तो भारत पीछे नहीं हटेगा। तनाव की स्थिति में रक्षा मंत्री का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच चरणबद्ध तरीके से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कहा कि उत्तरी सीमा सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि चीन के साथ भारत के वैचारिक मतभेद हैं। दोनों ही देश इस मतभेद को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहता है। पर हमें अपने स्वाभिमान और सुरक्षा की रक्षा करना आता है, उसे लेकर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में ये स्पष्ट कर दिया कि भारत के सुरक्षा कर्मी विचलित नहीं होते हैं, लेकिन उकसावे से हर किसी को बचने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र की स्थिति में मजबूत है, चाहे वो जल हो, धरा या फिर वायु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को तेलंगाना की राजधानी में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर फिर से भव्यनगर किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या हैदराबाद का नाम बदलकर फिर से भव्यनगर हो सकता है। आपको बता दें कि भाजपा की सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। ऐसे में हैदराबाद का नाम बदलकर फिर से भव्यनगर रखे जाने की आशंका जताई जा रही है। रोड शो में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने टीआरएस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और नगर निगम में बैठे लोगों को विकास और जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के नागरिक और व्यापारी ऐसे लोगों से परेशान हैं। आगे मुख्यमंत्री ने ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में विधायक अख्तरुल इमरान द्वारा शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग न किए जाने की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहकर भी जब हिंदुस्तान का नाम शपथ में लेने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ बनाए गए कानून को शनिवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के कुछ समय पूर्व ही जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला देवरिया थाने में दर्ज हुआ। देवरिया के गांव निवासी ने उवैस अहमद नामक एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पिता का कहना है कि अहमद उनकी बेटी पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा है। प्रभारी एसएसपी डॉक्टर संसार सिंह के अनुसार
अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं दूसरा मामला इज्जत नगर से सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके ही धर्म के होने की बात कहकर उससे शादी कर ली और जब शादी का पंजीकरण कराने की बात सामने आई तो उसने खुद को दूसरे धर्म का बताया। सीओ नवाबगंज के आदेश पर पुलिस ने आरोपी ताहिर हुसैन और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त 1 दिसंबर से किसानों के खातों में जमा की जाएगी। इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6 लाख तक उनके खातों में जमा करेगी। ये राशि 2000 की 3 किश्तों में दी जा रही है। अब तक मोदी सरकार किसानों के खातों में 95 करोड़ से अधिक की राशि डाल चुकी है। ये राशि 23 महीनों में करीब 11.17 करोड़ किसानों के खातों में गई है। ये किस्त 4 महीने के अंतराल में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के तहत आने वाली पहली किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो वहीं दूसरी किश्त अप्रैल से जुलाई और तीसरी अगस्त से नवंबर के बीच किसानों के खातों में डाली जाती है। कल भारत के प्रधानमंत्री ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ 2 अन्य बायोटेक संस्थानों का दौरा किया था, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने दावा किया है कि वो अगले 2 सप्ताह में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी प्रयोग के लिए आवेदन कर दिया जा सकता है। पूनावाला के अनुसार इस टीके के लगने के बाद लोगों की स्थिति गंभीर नहीं होगी। इसको लगाने के बाद लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। पूनावाला ने बताया कि प्रधानमंत्री वैक्सीन के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और उन्होंने उनके टीके की पूरी जानकारी ली। वो इसकी उत्पादन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। पूनावाला ने बताया कि अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि भारत सरकार टीके के कितने डोज खरीदेगी, लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जुलाई तक 30 या 40 करोड़ तक वैक्सीन के डोज की खरीद हो सकती है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के लिए 43 सीटों पर आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहले चरण के मतदान कल से प्रारंभ हुए थे। इस चुनाव में 51.76% मतदान किया गया है। मतदाताओं में मतदान करने के प्रति उत्साह कल साफ नजर आया। मतदान केंद्रों पर चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में 25 और जम्मू में 18 सीटों के लिए मतदान हुआ। ये मतदान 8 चरणों में किया गया। इसका अंतिम चरण 19 दिसंबर को होगा और 22 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। मतदान के समय लोकसभा क्षेत्र में दक्षिण कश्मीर के चारों जिले अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा आतंकी हमलों के जो गढ़ माने जाते हैं, वहां पर भी मतदान के समय कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में आज भी कमी देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,810 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 93 लाख को पार कर गया है। 446 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 1,36,696 हो गया है। इस समय देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4,53,956 है। पिछले 24 घंटों में 42,298 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 88 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,25,63,184 है। दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण का कहर गहराता जा रहा है, जिसके मद्देनजर वहां की सरकार ने देश में नए प्रतिबंधों को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संक्रमण को कम करने के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बढ़ती हुई आपदा के समय ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में देश के स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद होंगे। इस बैठक में इस संक्रमण की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ग्रीस में भी कोरोना संक्रमण गहराता जा रहा है। ग्रीस के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1,747 मामले सामने आए हैं। क्रिसमस के आगमन से सार्वजनिक जगहों पर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति के कारण सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN24 न्यूज़, लखनऊ।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।